12:30। हाँ ओके जी, आगाज़ करते हैं। ईपीएस हमने स्टार्ट की हुई थी, ज़रा ईपीएस का थोड़ा सा रिकैप दे लेते हैं। ईपीएस होती है जी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर आपने कितनी कमाई जो है वो की है। एक बेसिक ईपीएस होती है, एक डाइल्यूटेड ईपीएस होती है। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल वो होता है जो कि वापस हो जाना होता है, और चूंकि वापस हो जाना होता है तो इसकी हैसियत जो होती है वो लायबिलिटी कर्जे की तरह की होती है, और इसके ऊपर जो डिविडेंड होता है वो बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस हो चुका होता है। ठीक है, जबकि जो इररिडीमेबल होता है वो वापस नहीं होना होता, इसकी हैसियत जो है वो इक्विटी की तरह की होती है, इसको प्रेजेंट भी इक्विटी में करते हैं, और इसका जो डिविडेंड है वो रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो रहा होता है। ठीक होगी बात। उसके बाद जो हम ईपीएस के फार्मूला में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं वो इररिडीमेबल वाला होता है, यानी कि उसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि अर्निंग्स जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को अवेलेबल कितनी है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब आता है तो वो सारे का सारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को नहीं होता, बल्कि उसके अंदर से हम प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पहले उनका हिस्सा देते हैं, और जो बाकी बचता है वो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। तो ये तो बेसिक ईपीएस की छोटी सी बात थी। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, हम ये देखते हैं कि अगर साल के दौरान कोई इशू हुआ है शेयर, तो फिर हम ये देखते हैं कौन सा शेयर कितने अरसे के लिए इशू हुआ, उसकी हम फ्रैक्शन लगा के, वो सारा आपको पता ही है, वो हम फ्रैक्शन लगाते हैं। लेकिन अगर साल के दौरान कोई बोनस इशू हुआ हो, या कोई शेयर स्प्लिट हुआ हो, या शेयर कंसोलिडेशन हुआ हो, या राइट इशू हुआ हो, तो फिर उसका एक तरीक़ेकार होता है, वो एनालिसिस हम बनाते हैं बिफ़ोर आफ्टर, वो सारा बनाकर तो हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितने बोनस इशू हैं, कितने शेयर स्प्लिट हैं। लेकिन एक जो इसका वापसी का सफ़र है वो जो हमने देखा था वो इस तरीके से होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल लास्ट में राइट इशू हुआ है, उससे ऊपर बोनस इशू हुआ है, तो बोनस इशू में राइट इशू का इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर हम वो इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं, उसका भी हमने पूरा फ्रैक्शन बना के तरीका देखा हुआ है। और इसके लिए हमने रूल ये लिखा था कि जब भी कोई बोनस इशू होगा या राइट इशू होगा या शेयर स्प्लिट या कंसोलिडेशन होगी, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि डे वन से ऐसे है। उसकी वजह ये होती है कि, और फिर हम कंपैरेटिव को रीस्टेट भी करते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि अगर पिछले साल आपने कोई राइट इशू, कोई शेयर स्प्लिट, कोई कंसोलिडेशन नहीं की, 10,000 शेयर्स थे आपके नॉर्मल वाले, तो आपकी ईपीएस 10,000 पे हो रही होगी। लेकिन अगले साल जब आप शेयर स्प्लिट कंसोलिडेशन वगैरह करते हैं तो सिर्फ शेयर्स की तादाद बढ़ती है, आपके पास पैसे वगैरह नहीं आते। ठीक है, नॉर्मल शेयर इशू में तो पैसे आते हैं ना, इसमें आपके पास पैसे नहीं आते। तो अगर पैसे नहीं आते तो शेयर आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो ईपीएस जो होती है ना गलत हो जाती है फिर वो। तो इसलिए कंपैरेटिव को भी उसके बराबर ला के, उसके इक्विवेलेंट ला के, तो फिर हम देखते हैं कि ईपीएस में क्या फ़र्क पड़ा। तो वो पिछले साल जो आपके वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके अंदर भी वही सारे इम्पैक्ट्स डाल के, इफेक्ट्स डाल के, तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात हमने की थी उसकी। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है? डाइल्यूटेड ईपीएस होती है कि अगर हमारे पास कोई सवाल के अंदर कन्वर्टेबल शेयर्स हैं, कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं, जिसमें हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की भी बात कर सकते हैं, कन्वर्टेबल टीएफसीज की बात कर सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की भी बात कर सकते हैं, तो अगर इन सब की बात करें और इनमें पोटेंशियल है कि कल को ये शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो फिर इनको भी ये एज्यूम करके कि अगर ये कल को शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, ईपीएस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फिर चूंकि अभी वो शेयर्स नहीं होते, अभी वो लाइबिलिटी की हैसियत रख रहे होते हैं, तो उनकी जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो चूंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में शामिल होता है, हम न्यूमरेटर पे इम्पैक्ट देखते हैं, वो निकालते हैं उसके अंदर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ाते हैं। निकालने से मुराद है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ाना, ये मतलब है ना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका होता है, तो उसको जब हम निकालेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा। तो एक तो उसका इम्पैक्ट लेते हैं, और इम्पैक्ट हम लेते हैं नेट ऑफ टैक्स का, आफ्टर टैक्स इम्पैक्ट वो लेते हैं, और डिनोमिनेटर पे देखते हैं कि जी डिनोमिनेटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद बढ़ जाएगी। फिर हम ईपीएस निकालते हैं और देखते हैं कि ये डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है। तो ये बेसिकली बात अभी तक हो चुकी है। तो ठीक है जी, आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाई थी। कौन कौन सी एग्जांपल लिखवाई थी? 8A लिखवाई थी आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास में। मेरे ख्याल में अभी भी क्लास में काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं अटेंड की हुई। कितने लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की हुई? आप में से कोई है जिसने क्लास नहीं अटेंड की हुई? एक, बस एक बंदे ने, बाकी सबने की हुई है। सबने की हुई? आर यू श्योर? यूट्यूब पे सब आए थे या सबने यूट्यूब पे देखी थी? अब वही ना, क्लास मतलब या अटेंड की हो या फिजिकल देख ली हो, इसके अलावा किसी ने ना देखी हो। सबने देख लिया होंगे, बीच में 3-4 हाथ नहीं खड़े कर रहे। चले कोई बात नहीं, खैर। ले जी, 8A एग्जाम्पल थी, गालिबन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया गया था, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर दिए गए थे, फिर आपको ये बताया गया था कि 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं 1000 ईच के,
विद एन इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 100 ऑर्डिनरी शेयर्स, टैक्स रेट इज 30%। क्या यही बात हुई थी? ये लिखवाया था, हो गया था ये सवाल? कि कोशिश की जरूरत ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की, कोई बात नहीं, खैर है, सब कोशिशें ना इंशाल्लाह 12 सितंबर को होंगी, आपकी तरफ से भी और आई कैप की तरफ से भी। सबसे पहले बेसिक ईपीएस जी, बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस की बात करते हैं। हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और कोई इसके अंदर इरेडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो 1 लाख, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, ₹2 पर शेयर। ओके, कोई मसला? उसके बाद आ जाएंगे डाइल्यूटेड ईपीएस पे। डाइल्यूटेड ईपीएस ये 1 लाख वैसे ही रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें ऐड होना है, पता नहीं क्या ऐड होना है, और ये 50,000 भी ऐसा रहेगा, और इसमें भी कुछ ना कुछ ऐड होना है और पता नहीं क्या ऐड होना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई न्यूमरेटर पे क्या इंपैक्ट आएगा। भाई 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं 1000 ईच के, विद एन इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम। ठीक है जी, मुझे बताइए इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा? 200 बॉन्ड्स इंटू 100 ईच है, 1000 ईच है। इसका मतलब ये है कि 2 लाख रुपए के बॉन्ड्स है हमारे पास, इसके ऊपर 3% इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट बना? जितना भी बना, पता नहीं कितना बना, लेकिन इसको हमने करना है नेट ऑफ टैक्स। तो आपको पता है 70% में मल्टीप्लाई कर देंगे, 30% टैक्स है ना, तो 70% में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। बोलिए 4200। तो इसका मतलब ये है कि 4200 से आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा। क्या ये बात पता है सबको? yes, यार हाँ ना बोल दिया करें यार, एक तो सुबह सुबह बुला लेते हैं, ऊपर से टेंशन देते हैं। कह रहा था आपको यार क्या जरूरत है क्लास की, ऐसे बुला लेते हैं, नहीं सर पढ़ाएं, सर पढ़ाएं, एक्स्ट्रा क्लास भी ले, ठीक है यार आपकी मान लेते हैं। दिल आपका कह रहा था, अंदर से आप लोग चाह रहे थे कि सर बस पढ़ा लें सर। बहुत बहुत हमने दो ढाई दिनों के अंदर फुल रिवीजन कर लिया माशाल्लाह। अब तो कुछ है ही नहीं नया करने को, तो आप हमें नया दें ताकि हम उसको रिवाइज करें। ये मुझे पता है, आई नो आपकी ख्वाहिश हो रही थी, एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, कन्वर्टेबल कितने अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो फिर किस तरह से कन्वर्ट होंगे भाई? बोले? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और रुपीज, सॉरी, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 100 ऑर्डिनरी शेयर। हर बॉन्ड 100 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो भाई 200 बॉन्ड्स हैं, और अगर एक बॉन्ड 100 में कन्वर्ट होगा तो 200 कितने में कन्वर्ट होंगे? 20,000 शेयर्स में। तो इसका मतलब है ये 20,000 हो जाएगा। मैंने लिखवाया नहीं था? ठीक है जी, बताइए तो बोले। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जनरेटर पड़े हुए यहाँ पे, ऐसे खुश होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। 1.49 पर शेयर। क्लास तो होकर रहेगी, ये बात अपने ज़हनों से निकालने की, क्लास नहीं होगी। लें जी, दैट वाज द आंसर। नोट तो करने की जरूरत नहीं, उम्मीद है आप घर से करके आए होंगे। 8B पे चलते हैं, ठीक है? फिर भी नोट कर रहे हैं, पेन सबके चल रहे हैं, नोट किसी ने घर से कोई नहीं करके आया हुआ। मुझे तो उम्मीद है लेक्चर भी नहीं लिया हुआ किसी ने, यही भी आधे से ज्यादा नहीं लिया हुआ लेक्चर, ये खामोशी से बैठे हुए ना। हाँ भाई लेक्चर लिया था, तुम नहीं आए थे एक्स्ट्रा क्लास में, नहीं ना लिया हुआ लेक्चर। ये देखो दुर्शंदा सतारे माशाल्लाह क्लास के, कोई हाल नहीं है यार। एक तो सुबह सुबह बुला लेते हैं, वो भी इतवार को, ऊपर से अल्लाह पूछेगा, कोई बात नहीं, अल्लाह पूछेगा, उससे पहले आई कैप पूछेगा। और अल्लाह के पूछने और आई कैप के पूछने के बीच में जब रिजल्ट आएगा ना, तब अम्मी अब्बू पूछेंगे। लेकिन जब जमाना पूछेगा ना सीए क्यों नहीं हो रहा, तो ये सब पूछेंगे, बारी बारी सब पूछेंगे, लग पता जाएगा। सर के बाल भी उड़ गए, सफेद भी हो गए, सीए नहीं हो रहा, हम पढ़ते ही नहीं थे भाई। हर तरह की आपकी, अब आप एक मैसेज आता है किसी एक स्टूडेंट के भी मैसेज आता है, सर कैमरा लगवा दे, तो मैं कैमरा लगवा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, किसी तरीके से देख लें, पढ़ लें, कुछ कर लें, पर नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में ऐसे पुल क्रॉस करेंगे। तो मैं आप लोग आपसे ही अल्लाह पूछेगा भाई, सब कुछ किया भी था आपके लिए, फिर नहीं पढ़ा। 8B पे आए,
और कोई शर्मिंदा वाले हंस रहे हैं आगे से, शर्मिंदा भी नहीं होते, ऐसे है। 8B पे आए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, 1000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच विद अ डिविडेंड रेट ऑफ 5%, ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 25 ऑर्डिनरी शेयर्स, टैक्स रेट इज 30%। लें जी बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। एग्जाम्पल 8B, सबसे पहले बेसिक ईपीएस, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कितना, 8 लाख के 1 लाख, 1 लाख, ओके 1 लाख, और शेयर्स 50,000, जी मेरे भाई, किस में, बेसिक ईपीएस में मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, ये ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सीए कर लें, आपकी भी हो सकती है, ओके बोले। 1 लाख है दोस्त, 1 लाख, मेरे पास भी 1 लाख आ रहा है। 8 लाख नहीं, वो दोस्त तो फिर एक जैसे ही होते हैं, जो साथ वाला वैसा साथ वाला ही होगा ना। 1 लाख है मेरे भाई, ओके। नेक्स्ट आगे चलें, असल मसला तो डाइल्यूटेड ईपीएस में है भाई। यहां पे जरा बात को समझिएगा, ये 1 लाख ऐसे ही रहेगा, कुछ अमेंडमेंट होगी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर 50,000 रहेगा, कुछ चेंज होगी इसके अंदर। लीजिए सबसे पहले देखते हैं, प्लीज जरा खामोशी से देखिएगा। 1000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच विद अ डिविडेंड रेट ऑफ 5%, वर्किंग वन 1000 और 100 का है भाई, तो टोटल हमारे पास हो गए 1 लाख रुपए के, डिविडेंड है 5%। अब जरा काम की बात सुने, टैक्स का सब्जेक्ट आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ लिया, कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो। टैक्स याद रखिएगा हमेशा लगता है प्रॉफिट्स के ऊपर, और प्रॉफिट्स क्या होते हैं जी, जो भी आपने सेल वगैरह की या इनकम हुई, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आता है, सही है। यानी 100 की इनकम, 60 का प्रॉफिट, 60 का एक्सपेंसेस, 40 का प्रॉफिट, तो टैक्स आपका इस पे लगेगा। बात समझ आती है। और वैसे भी अगर आप 2 मिनट के लिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लेके हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स लगेगा, ऐसे ही होता है। लेकिन सर याद रखिएगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जो टैक्स माइनस होता है ना, वो जो टैक्स है ना, वो टैक्स वाले कैलकुलेट करते हैं, वो काउंटिंग वालों का नहीं होता। अकाउंटिंग वालों के और टैक्स वालों के कुछ असूल हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे जो फर्क है दोनों में। टैक्स जो होता है ना, वो टैक्स वालों के असूलों के मुताबिक होता है, यानी टैक्स का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनता है। मिसाल के इसकी, लेट्स अज्यूम आपने किसी शख्स को 20 लाख रुपए की सैलरी कैश में पे कर दी, कैश दे दिया, उसको चेक नहीं दिया या उसको ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया। टैक्स वाले कहते हैं हमें मसला है, आप किसी बंदे को सैलरी कैश में नहीं दे सकते, ये टैक्स वाले कहते हैं। अब आपने 20 लाख की सैलरी उसको दे दी। अब अगर आप अकाउंटिंग में होंगे तो अकाउंटिंग में आप कहेंगे कि 100 लाख की मेरी इनकम है, 20 लाख मैंने सैलरी पे की, 80 का प्रॉफिट है। जबकि टैक्स वाले कहेंगे कि भाई ठीक है, माना 100 लाख की तुम्हारी इनकम है, लेकिन चूंकि तुमने 20 लाख की सैलरी कैश में दे दी है, मैं तुम्हें ये एक्सपेंस माइनस नहीं करने दूंगा क्योंकि तुमने कानून वायलेट किया। तो अगर तुमने लॉ वायलेट किया है तो ये लो, कुछ माइनस नहीं होगा यहां से, और 100 ही तुम्हारी इनकम है, तुम टैक्स 100 पे ही दोगे। बात समझ आई? फर्क आ गया, फर्क आ गया। इसलिए याद रखिएगा कि टैक्स के बेशुमार कवानीन ऐसे हैं जो कि अकाउंटिंग वालों से डिफरेंट है। अब जैसे फेयर वैल्यू गेन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, आपको पता ना प्रॉफिट लॉस में जाता है, टैक्स वाले कहते हैं यार हम इन बातों को नहीं मानते, ये कोई बातें हैं, ये किताबों की बातें होती हैं, असल में कोई गेन नहीं होता, ही तो उनके पास नहीं होगा। फर्क आ गया। तो बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनमें फर्क आता है, जब आप टैक्स पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब मुझे बताइए कि इसने आपको ये एक्सपेंस माइनस नहीं करने दिया, टैक्स ने एक्सपेंस माइनस नहीं करने दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक ऐसी चीज है जिस पे आपको टैक्स माइनस नहीं करने दिया जाता, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड जो खर्चा है ये भी आपको माइनस नहीं करने दिया जाता। इसका मतलब है कि ये भी अलाउड नहीं है,
कुछ बात समझ आई? तो अगर आपको ये खर्चा माइनस ही नहीं करने दिया जाता तो इसको नेट ऑफ टैक्स करने की कोई तुक ही पैदा नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। जब ये एक्सपेंस ही माइनस नहीं होता टैक्स के अंदर तो कहाँ है कि टैक्स सेविंग? बात समझ आई? बात समझ आई? ये बात जहन में रखिएगा आज के बाद कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस। ये बात अपने पास बेशक कहीं पे लिख ले कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस, इस पे टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं होती। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस। तो अगर ये टैक्स अलाउएबल नहीं है तो इसको नेट ऑफ टैक्स भी नहीं करेंगे हम। तो बताइए जी क्या आंसर आता है इसका? 5000। तो 5000 यहां पर आ गया और वर्किंग टू कितने में कन्वर्ट हो रहा है भाई? ये हर प्रेफरेंस शेयर 25 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितने प्रेफरेंस शेयर हैं जी? 1000 इंटू 25, 25,000। तो 25,000 यहां पर ऐड हो गया। बोलिए जी 1.4 ले जी। तो अगर आप में से किसी ने जरूरत की थी ये करने की, उसकी यहाँ पे गलती ज़रूर हुई होगी, उसने इसको टैक्स अलाउएबल कर दिया होगा। तो ये बात आज आपको बता दी कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है रिडीमेबल वाला, इट्स नॉट अ टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस। और वो आ गया जिसका भाई को इंतजार था। एग्जाम्पल 8C आपको नहीं लिखवाई थी ना? लिखे एग्जाम्पल 8C। जी मेरे भाई, आंसर तो फिर भी सेम ही आता है, तकरीबन नहीं दोस्त। हाँ तो फर्क है मेरे दोस्त, फर्क है मेरे दोस्त। 0.02 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी के 20 अरब शेयर्स हैं तो जरा हिसाब लगाए। ओके मेरे भाई। एग्जाम्पल 8C, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखें 1 लाख। लुट मचा देनी आज पढ़ा पढ़ा के, आज मैंने ईपीएस उड़ा देनी है। आपकी बढ़ा देना मैंने आज। यस मेरे भाई 1 लाख, नॉट 8 लाख। इट्स 1 लाख नॉट 8 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 50,000। तीन 3,000 शेयर ऑप्शंस, 3,000 शेयर ऑप्शंस each convertible into 3,000 शेयर ऑप्शंस each convertible into 1 ऑर्डिनरी शेयर कर लें बस। each convertible into 1 ordinary share. Exercise price is 30 per share. Exercise price is 30 per share. Exercise price is 30 per share and average market price is rupees 40 per share. Exercise price is rupees 30 per share and average market price is rupees 40 per share. टैक्स रेट इज 30%। प्रतिशत कैसे लिखेंगे? अच्छा साइन बनाकर, ओके। टैक्स रेट इज 30%। ओके जी, कहानी सुनिएगा ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या होती हैं? क्या क्या ऑप्शन, क्या मतलब ऑप्शन, क्या मतलब क्या है? लुग़वी मायने क्या ऑप्शन का? ऑप्शन का इंतखाब। क्या क्या खूबसूरत बात की मेरे भाई ने। भाई ने बात ऐसी कर दी कि कैमरे पे लेते हुए मैं घबरा रहा हूं। भाई ने कहा ऑप्शन का मतलब होता है इंतखाब। वो इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन ऑप्शन एक ही बात होती है। अच्छा ओके, तो बस ठीक है, भाई ने कहा ऑप्शन का मतलब इंतखाब, तो हम भाई की बात मान लेते हैं। होता क्या है नॉर्मली एम्प्लॉयज के लिए होती है ये बात। आपने माशाल्लाह सीए किया,
पता नहीं कब करेंगे आप, हरकतों से नहीं लग रहा आपकी। आपने माशाल्लाह एक दिन सीए किया 2038, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 32 28, तो उसके लिए हरकतें भी 28 वाली होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो हरकतें भी 38 या 48 वाली लग रही हैं। तो आपने सीए किया 2030 में, चलना तेरी ना मेरी है, 2030 कर लेते हैं। आप एक कंपनी में गए नौकरी कर रहे हैं, कंपनी थी मिसाल के तौर पे होंडा में आपने नौकरी की, लें जी आप लग गए फाइनेंस मैनेजर वहां पे जाके। अब जब आप फाइनेंस मैनेजर लगे तो एक दिन बॉस आपके रूम में आया और कहा कि यार हम जो है ना पूरी कंपनी के लिए ना एक ऑप्शन दे रहे हैं, आपकी मर्जी अवेल करो, आपकी मर्जी अवेल ना करो। आपने कहा सर किस बात की ऑप्शन? उसने कहा ऑप्शन ये है कि मैं कंपनी का शेयर जो है ना वो एम्प्लॉयज को दे रहा हूं। सर पैसे लेके कि फ्री? नहीं 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 नहीं, थोड़े से पैसे लूंगा, मार्केट से कम लूंगा। अगर जाहिर बात है मार्केट प्राइस पे ही अगर तुमसे पैसे लेने हैं तो फिर तो ये कोई लॉजिक ना हुई। मार्केट से कम तो मैं दूंगा तो तुम्हारे अंदर भी इंटरेस्ट होगा ना कि चलो खरीद के महंगा बेचते हैं। तो मार्केट में इसकी कीमत है 40 रुपए, लेकिन मैं तुम लोगों को दूंगा 30 रुपए का। कुछ बात समझ आई? कुछ बात समझ आई? अब ये एक ऑप्शन है, आपकी मर्जी अवेल करें, आपकी मर्जी अवेल ना करें। यह ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, एक लिमिट होती है इसकी, 15 दिन में सोच लो, महीने में सोच लो, उसके बाद ऑप्शन खत्म हो गई। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि हमने अब ये पोटेंशियल कन्वर्टेबल शेयर्स हैं, कल को ये कन्वर्ट हो सकती हैं ऑप्शंस। सवाल ये है अभी इसका कोई इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हुए? कुछ भी माइनस नहीं हुआ होगा। ऑप्शंस का तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता भाई, तो इसका कोई भी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हुए। हाँ, जब हम इसको शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद जरूर बढ़ जाएगी। कुछ बात समझ आई आपको? कुछ बात समझ आई? इसीलिए जब भी ऑप्शन का जिक्र आए तो याद रखिएगा इसका न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, न्यूमरेटर पे इंपैक्ट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि सारी बात है कोई इंटरेस्ट ही माइनस नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कुछ भी आपने इसका न्यूमरेटर में नहीं करना। लेकिन डिनोमिनेटर में ये कल को शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इसके बदले आपको कुछ ना कुछ पैसे मिले होंगे। आपको 30 रुपए मिले हैं, क्या ख्याल है? 30 रुपए मिले तो इसका मतलब है 30 रुपयों का मिलना आपके पास कैपिटल में इजाफा होगा, तो कैपिटल में इजाफा होगा तो अकॉर्डिंगली अर्निंग्स में भी इजाफा होगा, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम है बकाया 10 रुपए का, कि बाकी जो शेयर्स आपके पास मौजूद थे वो सारे के सारे शेयर्स फुली पेड थे, 40 रुपए वाले थे, ये 30 वाले। तो अब क्या मैं इसको नॉर्मल शेयर्स के साथ इक्विवेलेंट बना के तो ईपीएस कंपेयर कर लूंगा? ये तो गलत हो जाएगा। बाकी 40 वाले, ये 30 वाला, ईपीएस आपकी चेंज होगी तो आप कहेंगे ये तो ईपीएस बड़ी खराब हो गई। हालांकि भाई उस पे आपको 40 आए थे, इस पे आपको कम पैसे आए हैं, तो कम पैसे आने पे आपकी अर्निंग्स भी थोड़ी सी कम होंगी, तो इसका मतलब है इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये वो बात है जो आप कह रहे थे कि अब हम यहां पे अंदाजा लगाएंगे कि भाई कितने शेयर्स जो है वो हमने फ्री में दे दिए, ये इंपैक्ट यहां पे निकालना पड़ेगा। तो 2 मिनट के लिए बात को समझिएगा, जरा गौर करें। मुझे बताइए कि हमने कितने शेयर्स इशू किए? हमने लिखा 3000 शेयर ऑप्शंस, 3000 ऑप्शन है। ले जी, लेट्स अज्यूम अगर सारी भी कन्वर्ट होती हैं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे जी? ये लिखवाया मैंने, 3000 शेयर ऑप्शंस ईच कन्वर्टेबल इनटू वन ऑर्डिनरी शेयर, एक्सरसाइज प्राइस इज 30 पर शेयर। कुछ बात समझ आती है? 3000 इंटू 30। ओके, 2 मिनट के लिए सोचे, अगर ये फुल प्राइस पे इशू होते 1,20,000 मिलता। इसका मतलब क्या है? 30,000 का डिफरेंस है, क्या ख्याल है? 30,000 का डिफरेंस है। अगर 30,000 का डिफरेंस है तो अगर इस 30,000 को मैं इस 40 की मार्केट प्राइस पे डिवाइड करूं तो क्या आंसर आता है, जरा बताएं। 75 नहीं होगा, 750। भाईजान आपने इतने शेयर्स फ्री में बांट दिए। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? ऐसे ही है। अब गौर करें, आपने 750 शेयर जो है वो फ्री में बांट दिए, यानी कि 3000 शेयर 30 रुपए के दे दिए, हालांकि 40 के देने चाहिए थे। तो जो आपने 30,000 रुपए का डिस्काउंट दिया ना, इस 30,000 में 750 शेयर आ सकते थे। ऐसे ही है, यही बात है। तो ये 750 शेयर, इसका मतलब है आपने फ्री में दे दिया उसे।
तो ये इंपैक्ट आपको निकालना पड़ेगा। ये वो इंपैक्ट है जो फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से आपकी ईपीएस को इक्विवेलेंट बनाना है हमने पहले वाली की। कुछ बात समझ आई? कुछ बात समझ आई? लेकिन क्या पेपर में आप इसी तरीके से 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे? इसका आसान तरीका है। हाँ भाई, अब आप मेरा भाई, क्या तरीका है इसका? क्या तरीका है इसका? ये देखिए जुगाड़ है एक, 3000, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय, ऐसे नहीं होगा। देखिए ये आंसर आता है, देखिए आंसर ये आता है। क्या ये आंसर आता है? तो ये 10 क्या चीज है जी? जितने का आपको डिस्काउंट दिया गया है, और ये 40 इज मार्केट प्राइस। तो आपने पेपर में बस ये इक्वेशन लगा के तो फौरन 2 मिनट में देख लेना है कि आपका कितना फ्री के शेयर आपने दिया उनको। ठीक होगी बात? तो जब आप इस तरह करेंगे ना, ये बात सर समझ आइए, ये जुगाड़े बताया करें, मैं ये ना बताया करें कॉन्सेप्ट फारग जुगाड़। यस, वो एक तस्वीर आती है ना एक बंदे की ऐसे करके खड़ा होता है, कॉन्सेप्ट पे आपका भी ये आ रहा है। कॉन्सेप्ट छोड़े सर, हमें जुगाड़ बताया करें, सवाल होना चाहिए बस। ओके ओके, चलें जी। अब जरा आइए, सवाल तो पूरा किया ही नहीं, कॉन्सेप्ट की तो बात होगी, सवाल तो पूरा हुआ ही नहीं। 8C, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है? 1 लाख, और शेयर हैं 50,000, तो बेसिक ईपीएस तो वही ₹2 पर शेयर हो गई। लेकिन जब बात करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की, तो आपको एक बात बताई थी कि ऑप्शंस का न्यूमरेटर पे कभी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और यहां पर ये 750। बोले जी, बोले 1.97 पर शेयर। ले जी, सब अच्छा है कि सब बुरा है? सब मुश्किल है, जिंदगी मुश्किल है भाई, ये तो फिर ऐसे ही है। बीए कर लेते हैं, मुश्किल तो वो भी है, आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हम छोड़ने पढ़ाई, हम चने बनाते हैं, चने बनाकर नाश्ते बेचते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है ना दोस्त? आसान तो वो भी बेचारा रात को 2 बजे उठा होगा चने बनाने के लिए। आपको लगता है जिंदगी आसान है? क्यों दोस्त? नहीं नहीं, मतलब मैं गलत बात कह रहा हूँ? आप लोगों ने पता नहीं कभी उसको चने बनाते देखा है कि नहीं? हम तो 3:30-4 बजे जब सीए करते थे, हम तो सारी रात पढ़ते थे, हम तो 4 बजे नाश्ता करने पहुंच जाते थे। तो भाई सब चने बना रहे होते थे ऐसे करके, जो मिलाते थे बीच में वो छोड़े, वो तो एक अलग बात है। जिस तरह के ड्रमों में आता होता था वो भी छोड़े आप, हमें तो खाने से गर्ज है बस। हमें क्या लगे, हमें क्या लगे कि 4 ड्रम चनों के 2 ड्रम घी के होते हैं उसके अंदर। ओके, टाइम ही हार्ट अटैक नहीं होते, इसके पीछे रोज सुबह के नाश्ते होते हैं दोस्त। ओके ओके दोस्त, आ जाइए जी। स्टोक्स लिमिटेड वाला सवाल था, कल बहुत फेंटा लगाया इंग्लैंड ने, लेकिन आपको क्या पता भाई, आप तो पढ़ रहे थे, आप तो पढ़ाई में मशगूल थे, आप तो नहीं देखते एशेज। ओए हो, आप तो इंतजार कर रहे हैं सीए क्वालिफाई करने का। आपको क्या पता स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिटायरमेंट ले लिया? आपको तो नहीं पता। ओ तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप तो नहीं देखते मैच। आपको क्या पता रिजवान ने 50 किया उधर टोरंटो में? आपको क्या पता? आप तो पढ़ रहे थे सर, ऐसी बातें ना किया करें। पेज 535 पे आइए जी मेरे भाई। जी जी, मैं वही कह रहा हूं, आपको तो नहीं पता इन बातों का, आप तो पढ़ाई में मशगूल थे। आपको क्या पता 12 रन की लीड थी ऑस्ट्रेलिया की? आपको तो नहीं पता। आइए पेज 535 पे। यार क्या मतलब, इंडिया वेस्ट इंडीज हार गया इंडिया यार, मतलब कि मेरे से पूछ, अब सवाल पे आओ यार। अजीब, तुम पढ़ते नहीं हो, मैचों की बढ़िया तुम्हें, इतना तुम्हें रूल्स याद होते ना FAR 1 के, तो क्या बात होती। मैच का एक मैच का पता है, उसने इतने रन किए, उसने इतनी बॉलर पे, उसको इसने आउट किया, कमाल हो गई। आइए जी पेज नंबर 535 पे। इंसान बने। स्टोक्स लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹200 मिलियन। द फॉलोइंग शेयर्स आर इन इशू सिंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेसल ऑन 1 जनवरी 2021। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जी 200 मिलियन, और ये जो शेयर्स हैं ये जब से कंपनी बनी है तब से
इशू में है। 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स और ₹10 ईच का सवाल यहीं पर रुक जाता, लेकिन नहीं, फसाद की जड़ आ गई। 20 मिलियन 8% क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं क्यूमुलेटिव? क्या होते हैं क्यूमुलेटिव? कहां से आते हैं ये क्यूमुलेटिव? जी, डिविडेंड देना ही देना होता है, चाहे डिक्लेयर हो या ना हो। 2 प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2025। 2 प्रेफरेंस शेयर जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं 31 दिसंबर 25 को। हमने क्या करना है? हमने बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों ईपीएस निकालनी है। बच्चों वाला सवाल है, कोई शर्मिंदगी हो रही है कि आपको, मतलब कोई है कि मैं कराऊं ये आपको? ये नहीं कहेंगे सर हम खुद कर लेंगे, पर नहीं सर, पेपर भी करवाएंगे आप इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी नौकरियां भी मैं कराऊंगा, आपके सारे काम मैं दफ्तर आके कर दिया करूंगा। आप क्यों सहमत करते हैं? हाँ बस आप तनख्वाह लेने आ जाइए करें। गलती होगी, आप नहीं सिखाया। मेरे पास सारे लेक्चर रिकॉर्डेड में है, मैंने प्ले कर देने हैं कि क्या गलत सिखाया मैंने। कोई नहीं, बन जाएंगे इंसान आप लोग भी। अभी आपको ना मिले ना उस्ताद, जब आपको मिलेंगे ना फर्म में जॉब इंचार्ज, लग पता जाएगा, तब जरा करना छुट्टी, बारिश हो रही है मैं नहीं आ सकता, बताएगा। फिर वो अगले दिन कहेगा पहुंच, जैसे मर्जी तैर के पहुंच पहुंच, और अगर ना पहुंचा तो कल का खाना तू खिलाएगा सबको, और जरा ना हाँ खिला के दिखाएं। एनीवेज छोड़ने, दफा करें फ्यूचर की बातें। बेसिक ईपीएस जी मेरे भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 मिलियन, और इसके अंदर से डिविडेंड माइनस हुआ होगा कि नहीं? सवाल में तो लिखा ही नहीं कि ये रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। जी देखिए, सवाल अगर खामोश हो तो आपने कुछ भी अजम्पशन ले लेनी है। सवाल अगर खामोश हो तो कुछ भी अजम्पशन ले लीजिएगा, और अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये इरिडीमेबल है, एज्यूम कर लूं कि इरिडीमेबल है, तो क्या इसका डिविडेंड माइनस होना चाहिए? तो हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज इरिडीमेबल। तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 मिलियन, और इसमें से मुझे डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा। और डिविडेंड कैसे निकलेगा? 20 मिलियन शेयर्स हैं इंटू 20 ईच। ये देखिए इधर ही वर्किंग कर लेते हैं, 20 मिलियन शेयर्स इंटू 20 ईच, और डिविडेंड कितना है जी? 8%। ले जी, और यहां पे नेट ऑफ टैक्स करने ना बैठ जाइएगा भाई, ये डाइल्यूटिव नहीं है। ओके, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 100। तो बेसिक ईपीएस बता दीजिए। सॉल्यूशन देख के भाई ने बता दिया 1.68 पर शेयर। दोस्त हम भी कभी स्टूडेंट थे, ओके, हमें भी पता है क्या क्या फनकारियां लगाते हैं आप लोग। ₹1.68 पर शेयर। हम तो वैसे भी स्टूडेंट है, ऐसे ही है, लगती हैं स्टूडेंट ही लगते हैं, उम्र में तो 3-4 महीने का फर्क है, ऐसे ही है ना। ओके, डाइल्यूटेड ईपीएस तो 3-4 महीने का फर्क है ना। अच्छा आप बड़े हैं, ओह मैन, अभी 14 साल के। डाइल्यूटेड ईपीएस, ओके, डाइल्यूटेड ईपीएस पे आइए। हाँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि न्यूमरेटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरे दोस्त? न्यूमरेटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बोले, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन न्यूमरेटर? जी 200 ही रहेगा ना, 200 ही रहेगा, क्योंकि हमने तो इरिडीमेबल एज्यूम किया हुआ है। अगर इरिडीमेबल हमने एज्यूम किया हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हुए कुछ भी माइनस नहीं हुआ होगा। क्या ख्याल है आपका? तो इसका मतलब है कि ये यहां पर 200 ही रहेगा। अगर ये रिडीमेबल होता है, जरा सुने प्लीज सुने, ये बात जरा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको रिडीमेबल एज्यूम करते हैं तो रिडीमेबल एज्यूम करते हुए क्या ये माइनस होता? ये माइनस ना होता, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि यहां तक पहुंचते हुए ऑलरेडी माइनस हो गया है, फिर खाली 200 की बात होती। लेकिन चूंकि अब रिडीमेबल एज्यूम हो गया तो इसलिए हम इसको यही एज्यूम करेंगे। ओके, न्यूमरेटर में से तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो ये तो हो गया 200, और माइनस इसमें से कुछ भी नहीं, माइनस या प्लस कुछ भी नहीं होगा। प्लस करते हैं नॉर्मली, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? वो कहता है कि 2 प्रेफरेंस शेयर 1 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 20 मिलियन 10 मिलियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसी है ना। तो हम यहां पे बात कर सकते हैं 100 प्लस, ये देखें
20 मिलियन 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 10 मिलियन बन जाएंगे। वो समझ आ गई है ना? बताएं जी, व्हाट इज द ईपीएस? है 1.8। आए अब देखें 1.68 जो बोले ना, ऐसी की तैसी आप लोगों की आंसर ये आता है असल में। किताब में क्यों 1.68 लिखा हुआ है? अब जरा काम की बात सुने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? आपको सारी बात बताई थी, मिलावट। मिलावट यही बात हुई थी, कंसंट्रेशन को कम करना। याद रखिएगा कि जब भी किसी भी वजह से आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से ऊपर आ जाए तो कभी भी आपने ये नहीं कहना कि 1.82 इज डाइल्यूटेड ईपीएस। ये डाइल्यूटेड तो नहीं है, ये डाइल्यूटेड तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मली ये बात सुन के चलते हैं कि जब भी आपके शेयर्स कन्वर्टेबल होते हैं और कल को अगर वो कन्वर्ट होंगे तो वो आपकी बेसिक ईपीएस को डाइल्यूट कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे। इस कन्वर्जन ने इस ईपीएस को कम नहीं किया, डाइल्यूट नहीं किया, तो इसीलिए हम इसको डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं बोलेंगे। है ही नहीं, आपके सामने है ही नहीं। बात समझ आ रही है? अब शरबत के अंदर फिर से शरबत डाल के आप कहेंगे कि जी ये जो कन्वर्जन हुई है डाइल्यूट हो गई है। डाइल्यूट तो नहीं हुई, उसने तो उल्टा और बढ़ा दिया उसको। तो इसलिए इसको कभी भी डाइल्यूट नहीं कहेंगे, बल्कि यहां पर जो बात लिखी हुई है ना, हम कहेंगे कि ये जो कन्वर्जन है ये एंटी डाइल्यूटिव है। ओके, ये एंटी डाइल्यूटिव है। और नीचे एंड पे जरा पढ़ लें अंग्रेजी के लफ्ज, दीज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटी डाइल्यूटिव सिंस इंक्रीमेंटल ईपीएस फ्रॉम द कन्वर्जन इज हायर देन बेसिक ईपीएस। If we include the impact of these convertible shares in EPS, the resulting EPS will be, वो देखें 1.82 पर शेयर। तो ये एंटी डाइल्यूटिव है, और इस सूरत में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारी डाइल्यूटिव भी ₹1.68 यानी कि बेसिक ईपीएस के बराबर ही है। ये बस हमारा एक असूल रहेगा। हम कहेंगे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटी डाइल्यूटिव एंड द डाइल्यूटेड ईपीएस इज सेम एज बेसिक ईपीएस। बस ये काम हमने करना। ओके नहीं बोलेंगे जनाब? वैसे ही नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर तो ये मैं उसको वैसे मान लूं तो ये 32 फिर क्यों माइनस हुआ? क्या ख्याल है? फिर 32 फिर अगर मैं आपकी वाली बात मानूं ना फिर ये ऐसे होगा, जरा समझें, वो भी देख लेते हैं। फिर शायद इसमें से पहले मुझे 32 माइनस करके 168 करना पड़ना था। ऐसे ही है, 168 करके और फिर इसमें डाइल्यूटेड निकालते हुए ऐड बैक करना पड़ना था 32, और बात 292 थी। ओके नोट करें जी। कहेंगे नोट हुआ तो हुआ है किताब के अंदर, हम क्यों करें नोट? एसी नहीं चल रहा है। अहमद नाश्ता आया हुआ है कि नहीं? मेरा, इनका नहीं। ओके आप भी सीए कर लें, आपका भी आ जाएगा नाश्ता। किस सुबह सुबह कौन सी बिरयानी? सफा नंबर 538। अच्छा आखिरी दिन देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। पे नंबर 538। खाने पीने की पड़ी है, काम की नहीं पड़ी हुई। हर शख्स खाने पे लगा हुआ है यहां। पे नंबर 538। सर आप तो समझदार बंदे लगते हैं एंड वाले भाई, समझाया कि नहीं ना? अब ये ना कि दो मांग, दो बिरयानियां मांग ले जी। इस सवाल पे जरा मुझे थोड़ी सी आपकी, मुझे लग रहा है चल नहीं रहा, तुम ठंड से उधर चले गए। इस सवाल पे जरा आपकी तवज्जो चाहिए। इस सवाल में एक वो आखिरी कॉन्सेप्ट है डाइल्यूटेड ईपीएस का,
जो कि हमने देखना है। इसके बाद कॉन्सेप्चुअली हमारे जो ये तमाम सिनेरियोज हैं वो इसके ख़त्म हो जाएंगे और इसके बाद फिर हम एक पास पेपर करेंगे। आज लुट मचा देनी है मैंने, आज ईपीएस उड़ा के रख देनी है एक्स्ट्रा क्लास में। मैथ जी, रेशो का सवाल करवाना है, बिल्कुल रेशो का सवाल शायद मैं आज एक्स्ट्रा क्लास में करा दूं, वो इंक्रीज डिक्रीज वाला सवाल जो रह गया ना जी। है, ये तो बात हुई थी आपके साथ, 12:30 से 2:30 क्लास है। नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? हुई थी बात हुई थी क्या नहीं हुई थी? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के समझे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो वाली, ऐसी की तैसी आप लोगों की। आप ना आइएगा, मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं करानी, मर्जी आपकी। ना आइएगा, मत आइएगा, कोई बात नहीं, अभी भी नहीं है क्लास, तो अभी भी हो रही है। एक भी नहीं आएगा, मैं खून के आखिरी कतरे तक पढ़ाऊंगा, ऐसी की तैसी आप लोगों की। आज तो मैं कैश फ्लो भी शुरू कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, आराम से ही चल रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आए जी 538, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ओलंपिक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। हाँ एक्स्ट्रा क्लास में वो कर लेंगे रेशोज वाले सवाल। पेज नंबर 538 है मेरे दोस्त, 12:30 से 2:30 जी। यार अब बीच में मेरी क्लासें हैं दोस्त, मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ओके जी आगे चलें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ओलंपिक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू 2 मिलियन, रिपोर्टेड अर्निंग्स इन द ईयर 6 मिलियन, एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर ड्यूरिंग द ईयर ₹80। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्टेबल है जी ये। एक तो ऑप्शंस आ गई, 6 लाख ऑप्शंस विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60, 1,07% convertible preference shares of ₹10 each. Each preference share is convertible into 2008 in ordinary shares at the rate of 3 ordinary share for every 10 preference shares. ले जी 10 preference share 3 में convertible है। फिर एंड पे है जी 4% convertible bond ₹5 million. Each bond is convertible into 2009 into ordinary shares at the rate of 20 new shares for every ₹100 of bonds. कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। लें जी, ये पहला सवाल है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा कन्वर्टेबल जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। पहले जितने भी सवाल किए सब में एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट था, ये पहला सवाल है जिसमें एक से ज्यादा कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे ही है। चलें जी, इस सवाल को करना कैसे है थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके ऊपर। बेसिक ईपीएस तो वैसे ही कैलकुलेट होगी, लेकिन जब डाइल्यूटेड ईपीएस पे आएंगे तो डाइल्यूटेड ईपीएस पे आपने कभी भी इन तीनों को इकट्ठा जो है वो नहीं कैलकुलेट करना, 1 बाय 1 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप ऑप्शंस के बारे में देखेंगे कि ऑप्शंस में चेंज इन न्यूमरेटर क्या है और चेंज इन डिनोमिनेटर क्या है और इसका ईपीएस पे कितना इंपैक्ट है। फिर हम प्रेफरेंस शेयर्स को देखेंगे, फिर हम कन्वर्टेबल बॉन्ड को देखेंगे। तीनों को 1 बाय 1 हम देखेंगे कि किसका ईपीएस में कितना इंपैक्ट है। जब तीनों चीजें हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी, वहां से फिर हम इनकी रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग इन द बेस के कौन सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है और कौन सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। जो सबसे कम इंपैक्ट डाल रहा होगा उसकी रैंक 1 होगी, जो उसके बाद ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा होगा वो 2, फिर उससे ज्यादा 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर हम एक वर्किंग बनाते हैं और वहां से फिर हम ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल ये समझिए कि सवाल में अगर एक से ज्यादा हमारे पास कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाए तो फिर सवाल को कैसे लेके चलना है। प्लीज आप पहले बोर्ड पे देख लीजिएगा, वैसे तो आपके पास किताब में हुआ ही है सॉल्व, लेकिन एक दफा जरा समझ लेंगे तो बात आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक ईपीएस। क्या है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोले 6 मिलियन। और शेयर्स कितने हैं भाई? शेयर्स हमारे पास है जी 2 मिलियन। तो अगर मैंने ऊपर 6 मिलियन पूरा लिखा है तो नीचे भी 2 मिलियन पूरा लिखना पड़ेगा। बोलिए, सॉरी ₹3 पर शेयर। ले जी, ये हमारे पास आ गई बेसिक ईपीएस। अब हमें वर्किंग करनी है जी डाइल्यूटेड ईपीएस की। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा कि हम यहां पे लिखेंगे रैंकिंग की, एक हम वर्किंग करते हैं, एक वर्किंग होती है जी रैंकिंग की। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर,
इंक्रीमेंटल ईपीएस, प्लीज यार खामोश हो जाए। रैंक, सबसे पहले बात करें भाई ऑप्शंस की। अगर 6 लाख ऑप्शंस हैं मेरे पास विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹60, तो मुझे बताइए ऑप्शंस का न्यूमरेटर पे क्या इंपैक्ट होगा। ऑप्शंस का न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, ये बात आपको पहले ही बता दी थी। ऐसे ही है, ऑप्शंस का न्यूमरेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए चेंज इन डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में क्या चीज ऐड होगी, ये बात कैसे पता लगेगी, ये बात आपको बता दी थी कि अगर 6 लाख ऑप्शंस हैं, 6 लाख अगर ऑप्शंस हैं, मल्टीप्लाई किससे करना होता है जी, जितने का आपको फायदा हो रहा है 20, और मार्केट प्राइस 80 है तो डिवाइड बाय 80। बोलिए 1.5 लाख, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 1.5 लाख का इजाफा होगा। कैसा ही है, ऐसा ही है। इंक्रीमेंटल ईपीएस कैसे निकलेगी, अगर इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो ये ए डिवाइडेड बाय बी है। ऐसे ही होता ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 0 का इजाफा, डिनोमिनेटर में 150 का इजाफा, तो इसका मतलब है इसकी वजह से ईपीएस में इतना इंपैक्ट आएगा। ऐसे ही है ना, न्यूमरेटर को ऊपर रख ले, डिनोमिनेटर को नीचे रख ले, तो इसकी वजह से ईपीएस पे इतना फायदा आएगा। ओके, यही बात अगर मैं कहूं कि भाई 100/50 है, अगर ऊपर में भी 50 ऐड कर दो, नीचे में 30 ऐड कर दो, तो क्या क्या फर्क आएगा। आप सिंपल इस हिस्से को सॉल्व कर ले तो इतना फर्क आएगा। ऐसे ही है ना, अगर आप सिंपल इस हिस्से को सॉल्व कर लें तो इस फ्रैक्शन में इसके आंसर के बराबर फर्क आएगा। तो यही हरकत मैंने यहां पे की। ठीक है जी, इसका बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, इसका हमेशा रैंक 1 होगा, बिल्कुल ऐसे ही। आगे चले, फिर है जी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हाँ जी, अब क्या करना है भाई, ये कन्वर्टेबल है भाई, कन्वर्टेबल है प्रेफरेंस शेयर्स, तो ठीक है जी, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे पास, कितने प्रेफरेंस शेयर है, बोले 1 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऑफ ₹10 ईच। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोले, और इसको 7% से मल्टीप्लाई करेंगे, और टैक्स, नेट ऑफ टैक्स भी करना, नहीं, ये टैक्स अलाउएबल खर्चा ही नहीं है, तो इतना इंटरेस्ट जो है वो न्यूमरेटर पे इंपैक्ट डालेगा। ऐसे ही है, बोलिए क्या आंसर आता है, 7,07,000। कोई मसला। और उसके बाद अगर आप आगे आए तो ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल 3 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 प्रेफरेंस शेयर। 10 प्रेफरेंस शेयर 3 के बराबर है। ये देखिए, अगर आपके पास 1 मिलियन शेयर्स हैं तो क्या डिवाइड बाय 10 इंटू 3 करने से आंसर आ जाएगा, ऐसे ही है, बोलिए 3 लाख। और अगर आप यहां पे डिवाइड करें 7 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, बोलिए 2.33। लें जी, ईपीएस पे इसका इंपैक्ट 2.33 है। ठीक होगी बात। और आखिर में हमारे पास हैं जी बॉन्ड्स, नहीं दोस्त, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट द बॉन्ड विच यू आर थिंकिंग। 5 मिलियन 4%, तो ये देखिए 5 मिलियन, ये इसने रुपीज खुद ही दे दिए 4%, और इसको तो नेट ऑफ टैक्स करना है भाई, बोलिए, बोले, सॉरी 1,40,000। और ये बॉन्ड्स कन्वर्टेबल कितने में है, 100 रुपए का बॉन्ड 20 में कन्वर्टेबल है। तो देखिए कुछ ऐसे बात बनेगी, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, बोलिए 1 मिलियन, श्योर, ये आंसर ठीक है। इंक्रीमेंटल ईपीएस बताएं, $0.14। ले जी,
अब जरा गौर करें, सबसे कम इंपैक्ट किसका है इसका, तो इसका रैंक 1, इसका रैंक 2 और इसका रैंक 3। ठीक होगी बात? ओके अब यहां पे एक वर्किंग बनी है, मैं जरा इस फॉर्मेट की हेडिंग्स वही बनाता हूं जो कि बनी हुई है। अर्निंग शेयर ईपीएस, ये देखिए अर्निंग्स शेयर्स ईपीएस। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी बेसिक ईपीएस कितनी है जी? अर्निंग्स है 6 मिलियन। ये जरा देख लें भाई ये कैसे करना है, 2 मिलियन। और ईपीएस कितनी है जी? 3 पर शेयर। अब सबसे पहले रैंक किसका है? ऑप्शंस का। आप यहां पे लिखेंगे ऑप्शंस। मुझे बताइए ऑप्शंस अर्निंग्स पे कोई इंपैक्ट डाल रहे हैं? कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। और शेयर्स पे कोई इंपैक्ट डाल रहे हैं? 150 का इजाफा कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ये 6 मिलियन हो गया, ये 2150000 हो गया। ईपीएस कितनी बनती है? 2.7। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा रैंक किसका है जी? बॉन्ड। बॉन्ड्स अर्निंग पे कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं? 1,40,000 का। और इस पे कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं? 1 मिलियन का। मुझे बताइए क्या ये आंसर 6140,000 आ रहा है? और ये कितना आ रहा है जी? सॉरी 3150000। क्या आंसर आ रहा है जी? 1.95। उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अर्निंग्स पे कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं? 7 लाख और 3 लाख। ये कितना बना जी? 6840। और ये बताइए 3450000। आंसर बताइए 1.98। ले जी तीनों काम हो गए। अब जरा गौर करें सबसे कम कहां पर है? इधर। तो इसका मतलब है दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस। ये तो एंटी डाइल्यूटिव हो गई भाई, दिस इज एंटी डाइल्यूटिव। ये तो आपकी ईपीएस नहीं बनेगी। ओके तो इसीलिए आपने तमाम कन्वर्टेबल ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट करके उसका इंपैक्ट देख लिया, और जहां पर सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड हो गई वो 1.95 ही है, तो इसी को हम बोलेंगे कि ये डाइल्यूटेड ईपीएस है। तो आपको ये रैंकिंग करनी पड़ेगी और ये सारे काम करने पड़ेंगे अगर आपके पास सवाल में एक से ज्यादा कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। सॉरी ओके अब नोट करें जी। सॉरी क्योंकि उससे ज्यादा भी आगे जाके हो रही है, बॉन्ड उससे ज्यादा भी डाइल्यूट कर रहे हैं, और वो एंटी डाइल्यूटेड नहीं है। वो नहीं है इसलिए कि उसने 3 से कम किया 2.7 पे, फिर 2.7 ने कम किया 1.95 पे। तो असल में प्रेफरेंस शेयर को मजीद कम करना चाहिए था, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो था वो सबसे ज्यादा था, इंपैक्ट सबसे ज्यादा था। तो हमने एक्सपेक्ट किया था सबसे ज्यादा कम करेगा, लेकिन असल में नहीं किया उसने।
चले भाई, घर जाने की बात कर रहा था, मर्जी है आपकी। मैन पढ़ने आए हैं। फायदा हो गया आज के दिन का, हैवी काम कर लिया आज हमने, और दूसरी क्लास में तो लुट मचा देंगे हम इंशाल्लाह। बोलते हैं आगे से, संडे है तो संडे क्या कहता है जी? कोई बात नहीं, सफ़ा नंबर 570 पे आइएगा। फिर बोले सवाल किस तरह का? यार कहने को तो 2 पार्ट बना के बिल्कुल कह सकता हूँ। अब आइए ज़रा 1 मिनट देखें, ये 570 पेज पास पेपर देखें, फिर आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाए। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े जी। कौन सा वाला? ये रेशो का, ईपीएस का इस दफ़ा सवाल ठीक है कर लेंगे। नहीं ओके ओके जी, पेज 570 पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। एक ही सवाल है वैसे तो। चांद लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2020 विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹500 मिलियन कंप्राइजिंग ऑफ 50 मिलियन शेयर्स। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में बात हुई थी आपके साथ, क्या आपको ये बात बता दी थी कि इतने तक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, ये एक लिमिट होती है, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कोई नहीं होता। डिटेल्स ऑफ शेयर इशूड आर एज फॉलोज। करना क्या है भाई? प्रिपेयर सीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स, यानी 20 भी बनाना पड़ेगा और 21 भी बनाना पड़ेगा। और लकीली कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2020 में, तो इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंसेस सारे ही जीरो होंगे। ओके और कंप्यूट सीएल्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 एंड 20। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, इक्विटी तो बना लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। ऑन 1 मार्च 2020 सीएल इशूड 20 मिलियन शेयर्स एट ₹18 ईच। 18 के हिसाब से शेयर इशू किए तो भाई 10 रुपये तो पार वैल्यू है मेरे ख्याल में। ये बात कहाँ से पता लग रही है? ये बात आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल से पता लग रही है कि 500 मिलियन में 50 मिलियन शेयर्स हैं, तो इसका मतलब है हर शेयर 10 रुपये का है। तो इसका मतलब है कि 10 रुपये चले जाएंगे शेयर कैपिटल में और 8 रुपये चले जाएंगे शेयर प्रीमियम में। वो समझ आ रही है कि नहीं? आगे चले। और 1 अक्टूबर 2020
CL issued 50% sorry 15% bonus shares. The market price per share immediately before the announcement of bonus was ₹24 per share. ये पता नहीं इसने क्यों दिया हुआ, क्यों दिया हुआ। अब क्या करेंगे इसमें, ये दो बातें चल रही हैं। एक होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसमें सॉरी कौन सा वाला, ये एक तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, दोनों बातें हम साथ साथ कर लेते हैं। On Yakam October 2020, CL issued 15% bonus shares. The market price per share immediately before the announcement of bonus was ₹24 per share. तो भाई 15% बोनस शेयर इशू हुए, ये बात आपको पता है कि जो भी हमारा शेयर कैपिटल होगा उसके 15% के बराबर हम इशू कर देंगे। क्या ये डिविडेंड है? कहीं पे लिखा है डिविडेंड है? क्या ये लिखा है कहीं पे डिविडेंड है? अगर कहीं नहीं लिखा हुआ तो हम इसको प्रीमियम पे चार्ज कर देंगे, यानी डेबिट रिटेन अर्निंग नहीं होगा, डेबिट शेयर प्रीमियम होगा और क्रेडिट शेयर कैपिटल होगा। आगे चलिए, यकम सितंबर 21, ये बात तो अगले साल चली जाएगी भाई, लेकिन चले पढ़ लेते हैं। CL issued 40% राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12.5 पर शेयर। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द एंटाइटलमेंट डेट वाज 33 पर शेयर। तो हमने 40% राइट शेयर इशू किए, तो हम कहेंगे बिफोर 100 थे, ऐड हुए 40% और आफ्टर हो गए 140। याद आया कुछ? और इसकी बेस पे हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज होंगे जो हमने EPS निकालने के लिए कैलकुलेट करने हैं। और फिर जाहिर बात है वापसी का सफर भी तो होगा भाई, क्या ख्याल है, वापसी का सफर नहीं होगा? वापसी का सफर भी बिल्कुल होगा। उसके लिए हमें राइट शेयर के केस में थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस चाहिए होती है। उम्मीद है आपको ये सब बातें पता लग रही होंगी कि क्या है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द CL's ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2021 और 2020। 2020 के ऑडिटेड है, ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का मसला हुआ है भाई। 2020 के ऑडिटेड है, 2021 का ड्राफ्ट है। ले जी, नेट प्रॉफिट 2021 का है 66 मिलियन और 2020 का है 48 मिलियन। रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, 21 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है और 20 में 20 की थी। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 4 की ट्रांसफर हुई 21 में और 20 में कोई ट्रांसफर नहीं हुई, जबकि फाइनल कैश डिविडेंड 21 में कोई नहीं है, लेकिन 20 का जो फाइनल है वो 10% है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि 20 का फाइनल असल में पे कब होगा? 21 में आके। आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21, it was discovered that installation cost of ₹12 million relating to plant capitalized on 1st August 2020 was wrongly expensed out। जी गलती भी कर दी। The plant is subsequently measured using cost model and is being depreciated at 20% per annum on reducing balance basis। नहीं जी मेरे भाई, इस सवाल में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी है, इस सवाल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है और इस सवाल में EPS भी है। हो जाएगा सवाल, ये कर लेंगे? होमवर्क दे दें, एवं होमवर्क दे दूं? ये तो मैं कराऊंगा। होमवर्क के लिए एक और सवाल रखा हुआ EPS का। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको एक अबरार लिमिटेड वाला सवाल कराना है, उसमें नोट बनाना सिखाना है, बल्कि नोट तो मैं आपको इसमें भी बनाना सिखा दूंगा। अभी ये वो 15 मिनट में हो जाना है, उसके बाद नोट सिखाना है 10 मिनट में, कहानी खत्म। अगली क्लास में अबरार लिमिटेड कराएंगे, उसके बाद एक सवाल आपको होमवर्क देंगे और उसके बाद फिर रेशोज तो 10 मिनट में हो जानी है। जी बिल्कुल, ऑरेंज वाला। ओके, परेशान क्यों होते हैं आप लोग? जानने से पहले आपको सारा तैयार करके भेजेंगे, परेशान नहीं होना। ओके दोस्त, शुरुआत करें। ले जी, सबसे पहले हम बनाएंगे, प्लीज अब खामोशी हो जाए। पास्ट पेपर नंबर 1 है भाई, ऊपर नाम आप लिख लेंगे सारा कुछ। जी प्लीज यार खामोश हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए। हमने 31 दिसंबर 2021 की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनानी है। इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 21 का और फिर सेंटर में आएगा क्लोजिंग 31 दिसंबर 20 का और ओपनिंग 1 जनवरी 20 का। तो ओपनिंग बैलेंस
यकम जनवरी 20 का, और कंपनी आपको पता है यकम जनवरी 20 को ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इट मींस के जितने भी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो जीरो होंगे। उसके बाद शेयर्स इशू हुए हैं भाई, गालिबन 20 मिलियन शेयर्स इशू हुए हैं 18 रुपए के हिसाब से, बोलिए वो बोले तो ठीक है जी। न्यू शेयर्स इशूड 20 इंटू 18, लेकिन आपको पता है 20 इंटू 10 200 इधर आ जाएगा, और 20 इंटू 8 160 शेयर प्रीमियम में आ जाएगा। ये एंट्रीज मुझे उम्मीद है कि आपको पता है। डेबिट कैश किया होगा, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम। उसके बाद 15% क्या है जी, बोनस इशू है। चलें जी, बोनस इशू 15%। जो भी शेयर कैपिटल है हमारे पास उसका 15% कितना बनता है, कितना बनता है? डेबिट शेयर प्रीमियम, क्रेडिट शेयर कैपिटल। और शेयर प्रीमियम क्यों है? क्योंकि कहीं पे नहीं लिखा कि ये डिविडेंड है। अगर डिविडेंड लिखा होता तो फिर मैं डेबिट रिटेन अर्निंग्स को करता, और रिटेन अर्निंग है ही नहीं तो कैसे डेबिट। ओके जी, उसके बाद मुझे चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए 2020 का। दो मिनट आपकी तवज्जो चाहिए। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि मैं ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कब खड़े होकर बना रहा हूं? 31 दिसंबर 21 में, 31 दिसंबर 21 की बन रही है स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी। तो इसका मतलब है कि जो गलती मैंने 2020 में की होगी वो ठीक कर दी होगी, ठीक कर दी होगी ना। 21 में खड़ा हूं, अगर मुझे कोई गलती नजर आ गई है, कोई एरर नजर आ गया, तो उसको तो मैंने ठीक करना होता है। क्या ख्याल है? तो क्या जो इसने प्रॉफिट मुझे सवाल में दिया हुआ है, क्या इस प्रॉफिट को ठीक करके यहां पे लिखना पड़ेगा? मुझे बताइए, उसने सवाल में मुझे 2020 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2020 की बात कर रहा हूं, 48 है मेरे भाई। वो 2021 का बता रहे हैं 66। 2020 का प्रॉफिट 48 है। इसका मतलब है ये गलत वाला प्रॉफिट है, इसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सपेंस हो चुकी है और डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हुई। 2 मिनट तवज्जो दीजिएगा, जरा डायरेक्ट काम करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट काम करने की कोशिश। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? 12 मिलियन। क्या 48 के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये माइनस हो चुकी होगी? बोले हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है गलत माइनस हुई। तो ठीक करने के लिए क्या मैं यहीं पर ऐड कर दूं? आज बगैर एंट्रीज के काम करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन अगर 12 मिलियन से हमारी ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट रिवर्स हुई तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी तो बढ़ा, वो भी बढ़ा, वो भी बढ़ना चाहिए था। अगर वो बढ़ना चाहिए था तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी माइनस होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। तो वो माइनस करें। देखिए, ये हरकत हुई यकम अगस्त को। यकम अगस्त को आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज कर गया 12 मिलियन से, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी 31 दिसंबर तक की। क्या आपको बात समझ आती है? और डेप्रिसिएशन के बारे में उसने क्या बताया हुआ है? 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। ये तो पूरे साल की आ गई भाई, हमें 5/12 करना पड़ेगा। बोलिए, 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तो अगर ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्या प्रॉफिट हमारा 1 से कम हो जाएगा? ले जी, रेक्टिफिकेशन की पूरी एंट्री हमने 1 मिनट में कर ली। अब आप बड़े हो गए भाई, चीते हो गए माशाल्लाह। चीते हो गए कि शेर हो गए? शेर, अच्छा शेर हैं ये। अच्छा शेर ना बोलें सर, कुछ और बोल दें, शेर ना बोलें बस। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये कितना बना? 48 जमा 60 और 59। रिटेन अर्निंग्स में 59 आ गया। ओके, सब अच्छा है यहां तक? और कुछ रह तो नहीं गया 2020 में? तो और करें जरा, कोई रह तो नहीं गया? कोई एक आधा बचा होगा? एक ही बचा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस बच गया मेरे भाई, बताया तो भाई उसने 20 का। तो अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस बताया उसने तो OCI 2020 और ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है मेरे दोस्त? 20। इंक्रीमेंटल तो अगले साल नहीं है, किसी साल है?
इंक्रीमेंटल अगले साल दी हुई है उसने, इंक्रीमेंटल उसने अगले साल दी हुई है जी मेरे दोस्त। इंक्रीमेंटल 21 में दी हुई है भाई, दिया हुआ है वो उसने, जरा आगे उसके आगे डैश डली हुई है। वो फॉर्मेटिंग को जरा गौर से देखें कि पहले जो अमाउंट लिखी है वो 21 की है और डैश 20 की है। इस समय में 20 में कोई अमाउंट नहीं है, फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा इशू हुआ है सवाल में। फाइनल डिविडेंड फाइनल था इस साल का, लेकिन मिलेगा तो अगले साल। ठीक है मेरे दोस्त, ले जी वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। नहीं आया वो आएगा भी कभी नहीं। और मजे की बात है ना वो आएगा ना वो आएगा, नहीं वो भी नहीं आएगा और वो भी नहीं आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे। एनीवेज 230 ओके मेरे भाई, सब अच्छा है। ओके ले जी, शुरू हो गया अगला साल। सबसे पहले अगले साल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगले साल डिविडेंड देंगे पिछले साल का, फाइनल डिविडेंड कैश, ये है 2020 का जी। 230 का कितने परसेंट है, 10%। क्या एंट्री होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट। तो पेबल तो यहां पर नहीं आएगा, पेबल तो अपने लेजर में जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है भाई, फिर आपकी मर्जी है, प्रॉफिट लिख लें, ओसीआई लिख लें, फिर एक राइट इशू भी हुआ है वो कर लें। तो मुश्किल काम पहले कर लेते हैं, राइट इशू कर लेते हैं। राइट इशू, हाँ जी, ये जरा वो वर्किंग याद है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, याद है? तो बताइए जी कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी, 230 मिलियन हमारा शेयर कैपिटल है और 10 रुपए इसकी वैल्यू है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू आ गया। कितने परसेंट राइट इशू है, ये आ गया जी नंबर ऑफ शेयर्स, राइट शेयर्स इशूड, और कितनी वैल्यू पे इशू किए गए, 12.5 प्रीमियम। तो क्या मतलब है इसका, 12.5 प्रीमियम का क्या मतलब है, 10 हमारी हो गई शेयर की फेस वैल्यू और 12.5 उसके ऊपर प्रीमियम, यानी 22.5 पे हमने इशू किया। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो 22.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि 10 की अमाउंट इधर जाएगी और 12.5 की इधर जाएगी। बताइए, ये 22 है, 92 जाननी छोड़ा हमारी, और ये 115। चेक कर लें, ठीक है आंसर्स, ओके सब अच्छा है। चलिए जी, उसके बाद आ जाएं जी प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया जी हमारे पास 2021 का। बस कर दो यार, बोल ही जा रहे हो कि खुदा का वास्ता चुप कर जाओ। 2021 का प्रॉफिट, हाँ जी 2021 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 66। क्या ये ठीक है कि गलत है? क्यों गलत है? इसमें डेप्रीसिएशन माइनस नहीं हुई मेरे भाई, डेप्रीसिएशन माइनस नहीं हुई। तो जरा गौर करें कि अगर डेप्रीसिएशन मुझे माइनस करनी है तो 12 मिलियन और मल्टीप्लाई बाय, क्यों बुक वैल्यू नहीं निकालनी दोस्त पिछले महीने की, पिछले साल की डेप्रीसिएशन करोगे फिर बुक वैल्यू आएगी। ये देखें 12 मिलियन कॉस्ट थी, इसमें से 1 मिलियन की डेप्रीसिएशन आप पिछले साल चार्ज कर चुके हो, तो अब इसकी बुक वैल्यू 11 नहीं हो गई? क्या ख्याल है? ओके, इस 11 मिलियन का 20%। बोले सर ये डेप्रीसिएशन माइनस होनी चाहिए, बात समझ आ रही है? ओके, तो इसका मतलब है ये डेप्रीसिएशन माइनस होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। बोलिए, $63.8। माइनस होगा ना? ओके, इसकी बात कर रहे हो, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। मुझे लगा अभी ये प्लस की बात कर रहे हैं। अच्छा यार गलती हो गई यार, मतलब मैं गलती हो जाती है, हद हो गई। वो तो 50-50 गलतियां करते हैं।
और उसके बाद क्या रह गया, कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर ऑफ इंक्री आप डेप्रिसिएशन कितनी जी? 4। क्या एंट्री थी, मैं भूल गया। अच्छा, रिटर्न अर्निंग डेबिट, अच्छा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, अच्छा रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ओके सॉरी, पेपर नहीं है ना मेरा, भूल जाता हूँ। पेपर होता तो याद रखता होता था, इसलिए तो पास कर गया। जी मेरे भाई, और कोई रह तो नहीं गया? और कोई रह तो नहीं गया भाई? वही रह गया है। क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 21। प्लीज खामोशी, टोटल बताइए। 322, 245, 103.8, 16। लें जी, पार्ट ए खत्म हुआ। सब ने खत्म हो जाना है, आपने भी खत्म हो जाना है, सेशन ने भी खत्म हो जाना है, पेपरों ने भी खत्म हो जाना है, रिजल्ट ने भी आ जाना है, फिर आपने दोबारा खत्म हो जाना है। फिर आपका घर से निकलना भी खत्म हो जाना। रिजल्ट ही आसान है, हरकतें ही ऐसी हैं आप लोगों की। या तो हरकतें ठीक रखें ना अपनी, खाने पीने पर ध्यान है, बस खा लें। हर बंदा खाने की फिक्र में है, बस खा लें किसी तरीके से। जिसका जहां दाल लग रहा है वो खा रहा है, आपका बिरयानी पर लग रहा है बिरयानी खा रहे हैं, जिसका डैश 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 वो डैश 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 डैश। चलें जी, बी पार्ट पे आए जी। दोस्त मैंने बी पार्ट करा के भेजना है और साथ मैंने इसका नोट भी करा के भेजना। तो ये आप जेन से निकाल दें कि अगर आप लेट करेंगे तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है? इसलिए मेरा भाई तसल्ली से 2 घंटे लगा के नोट करें, मैं इधर ही बैठा हूं, मैं करा के भेजूंगा। साइड पे बैठ के नोट करता नहीं, मैं उतनी देर अपनी 2 क्लासें ले लूंगा। ओके मेरा भाई? जी बिल्कुल है, लिख दो। हाँ तो मेरी मर्जी है, और किसकी मर्जी है? कोई बात नहीं, पोस्ट में ऐसा ही होता है, सुकून से ही पढ़ा हमने जी। हाँ कौन सा तेज पढ़ा हमने, हर चीज सुकून से की है। जो रेगुलर वालों ने जितने घंटे लगाए यहाँ पर भी मैंने उतने घंटे लगाए। क्यों मेरे दोस्त, अच्छा है सब। चलें जी, आइए बी पार्ट पे हैं। बी पार्ट में हमने ईपीएस कैलकुलेट करनी है भाई, बात को ध्यान से समझना है आपने। ईपीएस कैलकुलेट होगी 2020 की और 2021 की। जब 2020 की ईपीएस कैलकुलेट होगी 2020 में खड़े होके, तो क्या वो 48 के प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगी या 59 के प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगी? बात को दोबारा समझें, 2020 की ईपीएस ये 20 है और ये 21 है। यहां पर जब खड़े होके ईपीएस कैलकुलेट होगी 2020 की, तो कौन से प्रॉफिट पे होगी? क्या आपको यहां पे खड़े होके अपनी गलती का पता था? क्या आपको पता था आपका प्रॉफिट 48 नहीं 59 है? बोले वो तो सर आपको यहां पे आके पता लगा ना कि आपने गलती कर दी है, ऐसे ही हुआ है। तो इसका मतलब है जब आप यहां पे खड़े होके 20 की ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो आप वो गलत वाले प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब आप यहां पर आएंगे और यहां पर आके जब आप कंपैरेटिव को रीस्टेट करेंगे तब आप प्रॉफिट 59 लेंगे। बात समझ आइए आपको? बात समझ आइए? तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक होगी बात? तो यहां पर खड़े होकर जब हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे
ये 2020 के प्रॉफिट पे, गलत प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं गलती का पता ही नहीं था, यहाँ पे तो पता ही नहीं था कि प्रॉफिट 59 का हो गया। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले गलत वाली ईपीएस कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट होगी? बेसिक ईपीएस 2020 की, बेसिक ईपीएस 2020, अर्निंग्स हो गई 48, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास नहीं है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे भाई? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ओपनिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, पहली दफा शेयर्स कब इशू हुए? ये का मार्च को, ये का मार्च को इशू हुए। चलें जी, हम अपनी वर्किंग बना लेते हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जी, सबसे पहले शेयर्स इशू हुए यकम मार्च 20 को, न्यू शेयर्स इशूड। कितने शेयर्स इशू हुए भाई बताएं? 20 मिलियन शेयर्स इशू हुए, 20 मिलियन। अब ये कितनी देर के लिए इशू रहे ये देखना पड़ेगा। इसके बाद और क्या, कौन से शेयर इशू हुए? यकम अक्टूबर को बोनस इशू हुए भाई, यकम अक्टूबर को बोनस इशू हुए, यकम अक्टूबर 20 बोनस इशू। और बोनस इशू के लिए आपको पता है फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग बनानी पड़ेगी एनालिसिस की। बोनस, हाँ जी बोलिए, बिफोर, आफ्टर। कितना बोनस इशू हुआ है? 15 के 50, 15%। इसका मतलब है कि अगर पहले 100 थे फिर 15 हुए तो 115 हो गए, और 115 इज बैलेंसिंग। तो क्या तरीकेकार था? डिवाइड मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो 20 मिलियन शेयर्स हैं इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। क्या बात समझ आती है? बोलिए। सॉरी दोस्त 20 पे लगाइए, इस पे क्यों लगाएंगे? अभी लगाते हैं ना दोस्त, अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं। बोलिए 3, तो टोटल शेयर्स 23 मिलियन हो गए। अब ये अक्टूबर में इशू हुए, तो ये कितने महीने रहे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7/12। और ये कितने अरसे रहे? इसके बाद मई में दिसंबर तो कुछ नहीं हुआ, इंटू 3/12। लेकिन ये क्या, 7 जमा 3 10, बाकी 2 महीने कहां गए? वो ओपनिंग के 2 महीने कुछ भी नहीं था, ओपनिंग के 2 महीने कुछ भी नहीं था। निकाल लें वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज निकाल लें। वापसी का सफर किसने करना? वापसी का सफर किसने करना दोस्त? क्या करते थे जब भी बोनस इशू होता था? तो हम क्या एज्यूम करते थे कि डे 1 से ही ऐसे है। क्या ये वापसी का सफर नहीं होता था? क्या ये वापसी का सफर नहीं था दोस्त? तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तो बोनस का, ये तो है ही बोनस, इसके अंदर बोनस का इंपैक्ट नहीं है, तो ये बोनस का इंपैक्ट आपको डालना पड़ेगा इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100। एडजस्टमेंट फैक्टर 3/12 क्यों? ओके, ये तो मंथ की फ्रैक्शन है, ये एडजस्टमेंट फैक्टर है। ओके बताइए जी, इसका आंसर बता रहे 13.42 और ये 0.75, टोटल बता दीजिए। 14.17 मिलियन शेयर्स वेटेड एवरेज। तो ये हमारी बेसिक ईपीएस आ गई 14.17। बोलिए 3.38 पर शेयर। ले जी, बेसिक ईपीएस हमारी 2020 में आ गई। जे सॉरी क्या चीज? नहीं 23 पे क्या मतलब? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, यू आर राइट, यू आर राइट, ये गलती हुई है, आई एम सॉरी। आप सही कह रहे हैं, ये इस पे लगना था।
हाँ कितना 5.75 बोलिए, सॉरी 19.17 जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये गलती हुई है 19.17। अब बताइए 2.5 ले जी 2.5 2.5 डायल्यूटेड ईपीएस 2020 की कितनी होगी 2020 में खड़े हो गए? सेम ही होगी भाई, कोई कन्वर्टेबल है ही नहीं ऑप्शन आपके पास, कोई कन्वर्टेबल ऑप्शन है, कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि डायल्यूटेड ईपीएस भी यही होगी आपकी, है ही कुछ नहीं, सेम एज बेसिक, सेम एज बेसिक। जी अब आइए 21 में। 21 में क्या करेंगे भाई? 21 में सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है, और 21 में भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं है, तो बेसिक और डायल्यूटेड होनी सेम ही है। अर्निंग्स कितनी होंगी 2021 की? सही वाली करेंगे गलत वाली करेंगे? अब सही वाली करेंगे भाई, क्योंकि अब आपको पता है, गलती आपको पता लग गई है। अब आप ये सही वाला प्रॉफिट उठाएंगे 63.8 वाला, तो 63.8 आपको चाहिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, आपको यही वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ जी, कहां से शुरुआत करें? वैसे तो इसके नीचे से ना शुरुआत कर लें, या चलें ठीक है दोबारा से कर लेते हैं। ले जी शुरुआत तो यहीं से होगी भाई, 23 से ही शुरुआत होगी आगे। लेकिन अगले साल मुझे बताइए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट इशू ही हुआ है, ऐसे ही है? हाँ ये ओपनिंग बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही ओपनिंग बन जाएगा, इसी को ही लेके चलते हैं। तो देखिए ये शेयर्स 23 मिलियन आपके पास ओपनिंग होंगे, तो इसका मतलब है कि आप अगर अगला साल शुरू करते हैं यकम जनवरी 2021 को, तो आपके पास ओपनिंग में शेयर्स होंगे 23, ये वाले, ये 23 मिलियन। क्या बात समझ आती है? और मुझे बताइए कि इसके बाद इस साल में सिर्फ एक राइट इशू ही हुआ है। कितना राइट इशू हुआ है? कब हुआ है? यकम सितंबर को, तो यकम सितंबर को राइट इशू, यकम सितंबर 21 को। लेकिन इसके लिए आपको एनालिसिस बनाना पड़ेगा। राइट इशू जी 40% है, इसका मतलब है 100 40 140, और ये बैलेंसिंग है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई 23 मिलियन इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, बोलिए 9.2 मिलियन, और टोटल कितने हो गए? 32.2 मिलियन। आई थिंक 9 मंथ्स आपके पास ये मौजूद रहे, और 32 कितना अरसा मौजूद रहे? 3 मंथ्स, सॉरी 8 मंथ्स, 8 मंथ्स। और ये, क्या ये बात सबको समझ आती है? क्या ये बात सबको समझ आती है कि नहीं? फ्रैक्शन मंथ्स की समझ आ गई सबको? अब वापसी का सफर, क्या वापसी का सफर करना है कि नहीं? बिल्कुल राइट इशू में वापसी का सफर होगा, तो क्या एडजस्टमेंट फैक्टर होगा भाई? इसके लिए हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी पड़ती है। ओके, राइट इशू के लिए, वापसी के सफर के लिए हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी पड़ती है। 100 शेयर आपके पास किस वैल्यू पे थे? मार्केट प्राइस बताइए, मार्केट प्राइस क्या है शेयर की? 33। इसका मतलब है आपके पास 3300 के पड़े हुए थे, मजीद 40 आपने किस प्राइस पे इशू कर दी है? सॉरी इट्स नॉट 12.5, 12.5 का प्रीमियम है ये, 22.5। बोलिए 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 900। तो इसका मतलब है टोटल 4200 हो गए 140 के हिसाब से। तो अगर 4200 डिवाइड बाय 140 किया जाए तो क्या आंसर आता है? 30। तो इसका मतलब है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज 30। और वापसी का सफर कैसे होगा?
उलट होता है जी, इसका उलट होता है। ठीक है, तो अब वापसी का सफर होगा, इसमें इंपैक्ट डालना पड़ेगा इंटू 33 डिवाइड बाय 30। और इस पे क्या करना पड़ेगा, इन पे भी तो करना पड़ेगा। इस बोनस इशू में राइट का इंपैक्ट नहीं है तो इधर भी नहीं करना पड़ेगा। ये रीस्टेटेड करेंगे तो वहां पे करेंगे भाई, अब दोबारा इस वर्किंग को नहीं छेड़ना। अब प्रीवियस ईयर की जब ये रीस्टेटेड करेंगे ना तो फिर ये हरकत करेंगे हम, फिर ये हरकत करेंगे। तो अभी मुझे फिलहाल 21 के वेटेड एवरेज बता दीजिए। 16.87 ये बता दीजिए। 10.73 टोटल बता दें। 27.60, तो 27.60 यहां पर आ गया, बोलिए। 2.31 पर शेयर। और कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो डाइल्यूटेड भी सेम ही है। क्या सवाल खत्म हो गया? क्या सवाल खत्म हो गया? रीस्टेटेड बनानी है अभी पिछले साल की, और रीस्टेटेड में तो भाई अब दो मसले मसाइल हैं। एक मसला तो ये है कि पिछले साल का प्रॉफिट भी चेंज है, क्या ख्याल है आपका? और दूसरा ये कि एडजस्टमेंट फैक्टर भी लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, लगा देते, कोई मसला नहीं। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस 2020, और ये क्या है? रीस्टेटेड। पिछले साल का प्रॉफिट बताएं, सही वाला। सही वाला 59 है। अब जी वेटेड एवरेज का क्या करें भाई? देखिए प्लीज गौर करें, बात को समझें, 2 मिनट देख लें इधर। ये पिछले साल के शेयर्स हैं, इसके अंदर बोनस का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है, मानते हैं इस बात को? इसके अंदर अगर सिर्फ मैं राइट इश्यू का इंपैक्ट डाल दूं तो मेरा मसला हल हो जाएगा। ओके, तो बस यही काम करना है। 19.17 इंटू 33 डिवाइड बाय 30, बोलिए, बोले। 2.79 पर शेयर। और ये रीस्टेटेड है, क्योंकि सवाल में कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं है, तो इट मींस के हमारा डाइल्यूटेड भी सेम है। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, दो मिनट सिर्फ आपके चाहिए। इसका नोट एक बनाना है, सिर्फ 2 मिनट, 4 लाइनों का नोट है, 2 मिनट में हो जाएगा। ये मिटा दूं, ये वाली साइड। असल में नोट अभी बना लेते हैं ताकि वो अब्रार लिमिटेड वाले सवाल में ना बहुत आसानी हो जाएगी। उसके अंदर फुल फ्लेज नोट है। जी हाँ, जीपीएस का, जीपीएस का नोट। चांद लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। एक मिनट देख लीजिएगा प्लीज, देखिए प्लीज 1 मिनट देख लें। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होता है वो आगाज होता है उसका सेल्स है, ये 21 है और ये 20 है, और आपको पता है हम 21 में खड़े होकर 20 बना रहे हैं, तो ये रीस्टेटेड है। सेल्स होंगी, एक्सपेंसेस होंगे, सब कुछ होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, इसमें से आपने टैक्स माइनस किया होगा तो आपके पास आया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सवाल में हमने कैलकुलेट किया है, ओके, और वो कितना है जी? 64। इसका कैलकुलेट किया है, इसका कितना 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 कैलकुलेट किया, सॉरी, ये 64 था, 63 पॉइंट, और इसका कितना था? रीस्टेटेड वाला बताना है, 59। ओके, उसके बाद आपने सवाल में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई होगी मिसाल के तौर पे, इसमें कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस सवाल में नहीं है। ओके, इसका मतलब है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का टोटल नील, और जब बात करेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की
है कितना है 20, चले 20। और जब बात करेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की 63.8, 79। ये तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे चल रही होती है। इसके बाद एक काम होता है जो आप यहां पर लिखते हैं, बेसिक ईपीएस। ये बस इतना सा आपने डिस्क्लोजर फेस पे देना होता है। और वो ईपीएस आपकी कितनी कितनी है भाई? 2 पॉइंट कितनी निकली है? 2.31, 21 की 2.31 है ना, और 2.79 आपकी निकली है 2020 में, और ये आपको पता है रिस्टेटेड है। ले जी, ये तो आपने फेस पे इतनी बात करनी है। अच्छा, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस आपको फिलहाल पहली दफा समझाने के लिए बताया। पेपर में अगर आएगा तो बस आपने इतनी सी बात एक तो लिख देनी है, लेकिन ये तो आपको नजर आएगी कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पे। असल में इसका नोट कहां बनेगा? जब नोट बनेगा ना, तो नोट में इस दो चीजें बतानी होती हैं, और वो आसान है। इस सवाल में दो ही हैं, लेकिन जो हम सवाल दूसरा करेंगे उसके अंदर चूंकि डाइल्यूटेड अलग से निकलेगी, तो बेसिक की भी सारी बातें बतानी पड़ेंगी और डाइल्यूटेड की भी सारी बातें बतानी पड़ेंगी। हम कोई भी नोट नंबर एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम नोट नंबर 12, हेडिंग इसकी बन जाएगी अर्निंग्स पर शेयर। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम लिखेंगे अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 2021 और 2020। कितनी कितनी अर्निंग्स हैं जी जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का एट्रीब्यूटेबल है? हमने ये काम किया हुआ है 63.8 और 59। ये काम नहीं करेंगे हम, बस इतनी बात करेंगे 59। गौर करें, अगर सवाल में कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो क्या तब भी मैं यहां पर ये लिखता या उनको माइनस करके लिखता? उनको माइनस करके लिखता। बात समझ आ गई? तो यहां पर मैं ये बात लिखूंगा। उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। कितने कितने हैं जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स? बताइए, बोले। वो देखें, वो ऊपर आ रहे हैं 27.60। और दूसरा बताइए रीस्टेटेड वाले, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। 19.17 इंटू 33/30 कितना बनता है जी? 21.0809 करते हैं। अब बताइए कि आपकी बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी निकली? फेस पे सिर्फ ये नजर आ रही होगी और इसकी वर्किंग आपको यहां पे नजर आ रही होगी। ये होना चाहिए 2.31 और ये होना चाहिए 2.79। ये मैच हो गया। ओके, बात समझ आ गई? अगली बात, वो कहता है कि भाई ठीक है, ठीक है, मुझे बता दो कि अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ये कैसे निकाला? 12.1 और 12.1 में आप जाके लिखेंगे अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये बात करेंगे आप। हेडिंग वही 21 और 20 की, और इसकी डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है जी 63.8 और ये है 59। इसमें से आप लेस करेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या है भी सवाल में? नहीं है। तो ये आ गई अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। बस इस सवाल का नोट इतना ही बनेगा। लेकिन 2 मिनट, जिस सवाल के अंदर डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको 2 दफा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, दोनों दफा अर्निंग्स निकालनी पड़ेंगी, दोनों दफा वेटेड नंबर ऑफ शेयर दिखाने पड़ेंगे। तो ये आपकी वर्किंग 3-4 पे चली जाएंगी। अब रार लिमिटेड वाला सवाल देखेंगे तो वहां पे ये सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक होगी बात? अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम पहले अबरार लिमिटेड वाला सवाल करेंगे,
फिर रेशो वाला सवाल करेंगे और उसके बाद फिर हम कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो का सवाल। और एक सवाल मैंने ईपीएस का आपको होमवर्क देना है जो कि इंशाल्लाह कल सुबह वाली क्लास में डिस्कस करेंगे जी। सॉरी, रीस्टेटेड है ये रीस्टेटेड है, सही वाला लिखेंगे हम। ये नोट 21 में खड़े होकर बना रहे हैं, तो जब 21 में खड़े होकर बनाएंगे तो वो जो ऊपर वर्किंग की हुई है वो यूज करेंगे ना, सही वाली। क्या लिख दूं, रीस्टेटेड लिख दूं? अच्छा ये कैसे हुआ? अच्छा चलेंगे, कितना 19.17, ये ले। ओके हो गया जी, सब अच्छा है जी भाई। कौन सा वाला फैक्टर? ये जब राइट शेयर का वापसी का सफर शुरू होता है ना, वो उसकी प्राइस पे शुरू होता है। तो इसका मतलब है आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है 33 से, डिवाइड करना है 30 पे। ये 30 किस तरह है, ये इस तरह आया कि टोटल वैल्यू शेयर की 4200 हो गई, टोटल शेयर 140 हो गए। मेरे पास पहले शेयर 100 थे 33 की मार्केट प्राइस पे, जो मैंने राइट इशू वाले शेयर इशू किए वो 40 इशू किए 22.5 पे, उनकी वैल्यू ये हो गई। टोटल 4200 हो गए, 140 शेयर, तो उनकी सॉर्ट ऑफ वेटेड एवरेज नहीं काम करते थे, 5 वेटेड एवरेज, ये कोई वेटेड एवरेज वाली बात है। ओके ठीक है जी, ओके ठीक है जी, मुलाकात होती है आपसे 12:30। अल्लाह हाफिज़।